आयुर्वेद के क्रम में शारीरिक प्रकृतियों के बारे में हम देख रहे थे। शारीरिक प्रकृतियों में भी मानसिक लक्षण कई शास्त्रकार ने दिए हैं। वात प्रकृति, वातिक प्रकृति, उनका हमने पीछे वर्णन देखा। आज पित्त प्रकृति के लक्षणों को देखेंगे। प्रकृति में जो मानसिक लक्षण होते हैं उस तरह का स्वभाव व्यक्ति का होता है। तो अपने दृष्टि से हम अपना आकलन कर सकते हैं कि चूंकि मेरी प्रकृति ऐसी है और प्रकृति के कारण से मेरा ऐसा स्वभाव या व्यवहार है, जो भी कुछ गलत हो, तो अपने आप में हम ये आश्वस्त रह सकते हैं कि इतना प्रयत्न करने के बाद भी ये आसानी से जा नहीं रहा है। मेरे और साथियों ने तो इस दोष को जल्दी से दूर कर लिया, मेरा नहीं जा रहा है। तो थोड़ा हम अपने को इस रूप में रख सकते हैं कि मेहनत तो कर रहा हूं, मैं मेहनत की भी है, तपस्या की है, लेकिन वो दोष जा नहीं रहा है, देरी से जा रहा है, कम गया है। तो प्रकृति के अनुसार हम अपने को ये संतुष्ट रख सकते हैं कि मेरा जल्दी जाएगा नहीं, मेरे को अधिक तपस्या करनी है। और संकल्पित हो सकते हैं कि इस बिंदु पे चूंकि ये मेरा प्रकृति के अनुसार है, इसलिए मेरे को अधिक श्रम करना है। और अन्यों को भी देख करके, अन्यों के कुछ विशेष व्यवहारों को देख करके, उनकी बार बार वो प्रवृत्ति देख करके उनको सिखा दिया, बता दिया, तो भी बार बार वो चीज होती है, उसके प्रति भी हम अधिक सहनशील बन सकते हैं कि उस व्यक्ति की प्रकृति में आया हुआ है। वो शरीर की प्रकृति ऐसी है कि उसमें चंचलता अधिक रहेगी। वो प्रयत्न भी कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अधिक प्रयत्न अपेक्षित है, उतने से नहीं चलेगा। कई बार हम व्यक्ति को सुधरता ना देख के सोचते हैं कि हमने इतना कह लिया और ये इसमें सुधार ही नहीं है, वैसा का वैसा ही है। वो कहता है जी मैं प्रयास तो कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है। हम कहते हैं कि नहीं, आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो, देखो इन्होंने प्रयास किया और इनमें तो आ गया अंतर। तो दूसरे से पूरी पूरी तुलना हम नहीं कर सकते। प्रयत्न किया है तो प्रभाव तो आना चाहिए, लेकिन किसी में कम आ सकता है और उसकी प्रकृति ऐसी है, शरीर की रचना ही ऐसी है। तो उस स्थिति में हम दूसरे के प्रति अधिक सहनशील हो सकते हैं, हम धैर्य रख सकते हैं। हमारा धैर्य उसके प्रति जल्दी नहीं टूटेगा। हमें लग रहा है कि इसकी शरीर की प्रकृति ही ऐसी है, हम उसको थोड़ा मृदुता से ले सकते हैं। तो ये प्रकृति के जानने से जो मानसिक हैं, उससे हम और भी कई व्यवहार हमारे संतुलित व्यवहार कर सकते हैं। तो पित्त प्रकृति के बारे में, पित्त अग्नि महाभूत का प्रतीक है, अग्नि का। और अग्नि कैसी होती है? गर्म होती है, प्रकाशित होती है, प्रकाश और उष्णता उसमें होती है, तीक्ष्णता होती है। तो कुछ ऐसे ही लक्षण पित्त प्रकृति बारे में देखने को मिलते हैं। तो स्वभावतः जिनमें पित्त प्रकृति है जन्मतः, तो इन्होंने सबसे पहला एक लक्षण बताया स्वेदः, को पसीना अधिक आता है। थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ी सी गर्मी होगी, पसीना टपकने लगेगा। शरीर के विभिन्न भागों से, कहीं बहुत से व्यक्ति देखेंगे आप, उनकी कपड़े भीगे ही रहते हैं पीछे से, पीठ भीगी रहती है या गर्दन पे भीगा रहता है या बगलें भीगी रहती हैं, गीली गीली रहेंगी गर्मियों के में। औरों को इतना नहीं आता है, इनको थोड़ा सा हुआ पसीना आने लगता है, प्रकृति के कारण से। एक तो पसीना अधिक आता है, दूसरा है कि उनके शरीर से दुर्गंध भी अधिक आती है। एक आंशिक दुर्गंध सभी के शरीर में रह सकती है, स्वच्छ रहते हुए भी हर शरीर की अपनी अपनी एक गंध होती है, अलग अलग होती है। लेकिन पित्त प्रकृति वालों में अधिक दुर्गंध मिलेगी। कई कई व्यक्ति होते हैं, कुछ मलिनता भी शरीर में रहती है, उसके कारण भी कई बार दुर्गंध आने लगती है। मुख की दुर्गंध है, मुंह में रोग है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन शरीर से, पसीने से आसपास वालों को दिक्कत होती है, अधिक तीक्ष्ण गंध आती है, अधिक आती है। तो पित्त प्रकृति वालों में ये लक्षण देखा जाता है, अधिक गंध आती है उनकी। और शरीर का रंग उनका पीलापन लिए हुए मिलेगा।
क्योंकि पित्त ऐसा ही होता है, अग्नि भी वैसी होती है, और जो पित्त कई बार हमारे जो वमन भी होता है हमारे को, वो भी पीला लाल सा होता है। तो शरीर में पीलापन होगा। रंग गोरा है तो भी पीलापन होगा, रंग सांवला है गेहुआ है तो भी कुछ पीलापन लिए हुए होगा, सांवला है काला रंग है तो भी उसमें एक पीलापन अलग से दिखेगा। अपेक्षा से पीलापन, किसी भी रंग वाला चमड़ी वाला व्यक्ति हो उसमें कुछ पीलापन अलग से दिखेगा। और उनकी शरीर की रचना शिथिल होती है, शरीर ढीला रहता है। ढीला यानी मांसपेशियां ढीली रहती हैं, भुजाएं हैं, छाती है, जंघाएं हैं, पिंडलियां हैं, गला है, चमड़ी है, ढीलापन उनमें मिलेगा, गठा हुआ कम होता है। अब ये व्यायाम के आधार पर भी भिन्नता हो सकती है। पित्त प्रकृति वाले दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक व्यायाम करता है, एक व्यायाम नहीं करता है, तो व्यायाम करने वाले का शरीर अपेक्षा से गठित होगा। लेकिन एक कफ प्रकृति वाला है, वो थोड़ा भी व्यायाम करेगा तो उसका शरीर अधिक गठिला दिखेगा, और पित्त प्रकृति वाला उतना ही व्यायाम करेगा तो उसका शरीर उतना गठित नहीं होगा, सुगठित नहीं होगा, ढीला रहेगा, मांसपेशियां ढीली रहेंगी उसकी। लेकिन कोई कफ प्रकृति वाला है जो बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करता है तो उसका शरीर ढीला होगा, और पित्त प्रकृति वाला यदि अच्छा व्यायाम करता है तो उसकी अपेक्षा से तो शरीर गठित मिलेगा। लेकिन तुलना में देखें तो इतना व्यायाम करने के बाद भी जितना सुगठित शरीर होना चाहिए, जितना श्रम करने के बाद सुगठित होना चाहिए, वो उनमें नहीं मिलेगा। ढीलापन अपेक्षा से तुलना में देखेंगे, समान व्यायाम करने वाले व्यक्ति हैं तो किसी का शरीर ढीला रहता है तो वो पित्त प्रकृति का एक लक्षण है। और उनके कुछ भाग शरीर के बताए जा रहे हैं, उनका रंग ताम्र जैसा रहता है, तांबा जैसा होता है, थोड़ा ललाई लिए हुए, अधिक लाल दिखाई देगा, उनके तांबे के रंग जैसा दिखाई देगा। तो उसमें हाथ, जैसे हाथ का तलवा होता है, वो अधिक लाल दिखाई देगा, नखून उनके अधिक लाल दिखाई देंगे, नेत्र उनके अधिक लाल दिखाई देंगे, ललाई होगी, तालु, मुख के अंदर जो तालु भाग होता है वो अधिक लाल दिखाई देगा। वैसे हम सबका लाल होता है, लेकिन पित्त प्रकृति वालों का अधिक लाल दिखाई देगा। जीभ उनकी अधिक लाल होगी, ओष्ठ उनके, होठ उनके अधिक लाल होंगे। इन सब चीजों के अंदर जहां लाली अधिक प्रकट होती है तो पित्त प्रकृति वालों में स्वभावतः ही यहां पर ताम्र वर्ण जैसा ललाई पीलापन लिए हुए, पीला तो पूरा शरीर है लेकिन ललाई लिए हुए भी होगा। पैर के तलवे, हाथ के तलवे, ये सब चीजों में होगा। और सुंदरता की दृष्टि से, जैसे वात प्रकृति के लिए कहा गया था कि वो सुंदर नहीं, दिखने में आकर्षक नहीं लगते हैं, सुंदर नहीं लगते हैं, तो ऐसा ही पित्त प्रकृति के लिए भी कहा गया, अपेक्षा से थोड़ा ठीक लगेगा लेकिन ये भी अधिक सुंदर नहीं होते, दिखने में आकर्षक नहीं लगते। फिर इनके शरीर के लक्षण है कि इनको झुर्रियां अधिक पड़ती हैं, जल्दी आएंगी। शरीर में जो सलवटें आती हैं वो सलवटें हाथ पैर में, चेहरे पर, गर्दन में, कहीं पर भी जहां झुर्रियां आती हैं, उन व्यक्तियों में समान आयु के दो व्यक्ति होंगे तो पित्त प्रकृति वाले में झुर्रियां जल्दी आती हैं। अधिक पित्त प्रकृति है तो बहुत जल्दी आ जाएगी, कम पित्त प्रकृति है तो थोड़ी कम आएगी। कई बार इसको देख करके हम ये भी आकलन करते हैं कि क्योंकि झुर्रियां जो है ये वृद्धावस्था का सूचक है, चमड़ी शिथिल होती है, इस चमड़ी की शिथिलता का सूचक है। जो झुर्रियां है, सलवटें आती हैं, ये शिथिलता का सूचक है। क्योंकि पित्त प्रकृति वाले का शरीर ही शिथिल होता है तो चमड़ी भी उसकी शिथिल होती है, कसावट खिंचावट उतनी नहीं रहती है उसके, तो उसमें जल्दी सलवटें आएंगी, जल्दी वृद्धावस्था के लक्षण दिखेंगे, झुर्रियां जल्दी आएंगी। और बाल जल्दी सफेद होंगे, अधिक सफेद दिखाई देंगे। समान उम्र के भी व्यक्तियों में पित्त प्रकृति वाले में जल्दी सफेद होते हैं, अधिक सफेद मिलेंगे। ये भी वृद्धावस्था का ही लक्षण है वैसे तो, लेकिन पित्त प्रकृति के कारण भी ऐसा होता है। और बालों का उड़ना, खालित्य, बालों का उड़ना या यूं कहो बालों का गिरना, ये पित्त प्रकृति वालों में अधिक होगा। स्वभावतः ही होता है, अधिक बाल उनके गिरते हैं। तो बालों का सफेद होना और बालों का गिरना और झुर्रियों का होना, जिसको हम सामान्यतः वृद्धावस्था का ही लक्षण मानते हैं, भी बुढ़ापा आ गया, जल्दी आ गया,
ये पित्त प्रकृति वालों को बुढ़ापा जल्दी आता है, दिखने में करने में वो वृद्ध लगेंगे। हो सकता है उनकी आयु अधिक हो, उतनी कम ना हो, लेकिन दिखने के अंदर वो अधिक आयु वाले लगेंगे। पित्त प्रकृति वालों की आयु मध्यम मानी जाती है, वात प्रकृति वालों की कम होती है, कफ प्रकृति वालों की अधिक होती है। ऐसे ही बल की दृष्टि से भी वात प्रकृति वालों में बल कम होता है, पित्त प्रकृति वालों में मध्यम बल होता है और कफ प्रकृति वालों में अधिक बल होता है। दृढ़ता अधिक होती है, बल भी अधिक होता है। तो पित्त प्रकृति वाले मध्य बल और मध्य आयु वाले होते हैं। ये तो अधिकतर शारीरिक लक्षण आए, लेकिन इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं पित्त प्रकृति वालों की। तो बुद्धि की दृष्टि से ये मेधावी मिलते हैं, मेधा बुद्धि उनकी बहुत अच्छी होती है। निपुण मति, मति उनकी बुद्धि बड़ी कुशल होती है, धारण भी अच्छा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, मति निपुण होती है, चतुर होते हैं ये बुद्धि की दृष्टि से। वातिक, पैत्तिक और कफच प्रकृति वाले पुरुषों में सबसे अधिक बुद्धि पित्त प्रकृति वालों में होती है, कफ वालों में भी नहीं होती है, वो भी मंद होते हैं। वात प्रकृति वालों में चंचलता अधिक होती है तो बुद्धि उतनी नहीं हो पाती, और कफ प्रकृति वालों में मंदता होती है, वो सक्रिय नहीं रहती है बुद्धि उनकी। लेकिन पित्त प्रकृति वाले में बुद्धि की प्रखरता मिलती है। निपुणमति का विग्रहीय वक्ता, बातचीत के अंदर जैसे कभी वाद विवाद हो जाता है, विग्रह होता है, उसको को करने वाले होते हैं, उसमें वो मात नहीं खाते, अधिक चलते हैं। कई वाक्पटु कह लीजिए, वाक्पटु थोड़ा व्यवहार में भी होता है, लेकिन जहां विग्रह होता है, कई बार होता है कोई दो जने कर रहे हैं तो एक तो बोलता ही जाता है खूब, दूसरे से बोला नहीं जाता, वो चुप हो जाता है। एक तो साधना के कारण से आता है, वो एक अलग बात है कि वो बोलना नहीं चाहता, झगड़ता नहीं है, आरोप आक्षेप नहीं करता है, वो साधना वाली बात अलग है। लेकिन स्वभावतः आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कि वो कहेंगे नहीं, स्तर तो वैसा ही है, राग द्वेष तो उनमें भी रहता है, लेकिन बोला ही नहीं जाता उनसे, वो ऊंची आवाज से बोल नहीं सकते, बराबर उत्तर नहीं दे सकते, थोड़ा बोलेंगे तो चुप हो जाएंगे। और पित्त प्रकृति वाला जो है बोलता रहेगा। सामान्यतः हम कहते हैं बड़ा उग्र स्वभाव है, ये दूसरे को बोलने ही नहीं देते, बहुत अपने को ऊपर करके करते हैं, डोमिनेटिंग बोलते हैं आजकल, एग्रेसिव भी बोल सकते हैं, तीक्ष्ण बोलते हैं। ये पित्त प्रकृति के कारण भी कुछ में ऐसा होता है। और तेजस्वी होते हैं ये लोग। समितिषु दुर्निवार वीर्य, समिति मतलब बैठक होती हो विद्वानों की, परिचर्चा गोष्ठी हो, गांव में हो, पंचायत हो, संसद हो, उसमें दुर्निवार वीर्य, उनके उत्साह को और उनकी ऊंचाई को दूसरे दबा नहीं सकते, दबते नहीं है वो। यानी इनकी बुद्धि की प्रखरता है, बोलने में भी अच्छे हैं, बुद्धि अच्छी है, तो ये दूसरों से दबते नहीं है, ये विशेषता है इन लोगों की। और जब ये सोते हैं तो इनको कैसे सपने आते हैं, प्राय करके वो बताया। तो उसमें कहा एक तो सोने को अधिक देखते हैं, कनक, कनक मतलब स्वर्ण, सोना उनको, वो भी पित्त जैसा ही होता है, अग्नि जैसे रंग वाला होता है सोना, तो सोने को वो अधिक देखते हैं प्राय करके। और कुछ वृक्षों के नाम दिए, तो पलाश का वृक्ष, पलाश के आपने पुष्प देखे होंगे, वो भी लाल लाल होते हैं, देसू के पलाश होता है ना, ढाक का, उसके जो पुष्प होते हैं वो अग्नि जैसे होते हैं। ये चूंकि अग्नि है, पित्त है, तो उस तरह के उनको दिखाई देते हैं। और हाँ, आगे भी दिखाई देती है, वो आगे लिखा है इन्होंने। एक अमलतास, अमलतास के भी पुष्प आते हैं तो बहुत पीले पीले होते हैं, खूब आते हैं अमलतास के, उनको अधिक दिखाई देता है। और अग्नि, विद्युत और उल्कापात को अधिक देखते हैं स्वप्न के अंदर, आग लग गई जगह जगह पे, उल्कापात हो रहा है, बिजली कड़क रही है, ऐसे दृश्य, ऐसे स्वप्न उनको अधिक आएंगे प्राय करके। अपने कई वर्षों की स्थिति देखेंगे, कहेंगे मेरे को इस तरह के सपने अधिक आते हैं। हाँ, किसी रोग के कारण से होता है, कभी पित्त की वृद्धि हो गई तब भी थोड़ा थोड़ा किसी को भी आ सकता है, कफ प्रकृति वाले को भी इस तरह के सपने आ सकते हैं, वात प्रकृति वाले को भी आ सकते हैं, लेकिन वो कब होगा जब पित्त प्रकोपित हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है। लेकिन ये लक्षण कहाँ देखना है हमें, वर्षों से उसको लगता है बचपन से मेरे को ये सपने ज्यादा आते हैं, इस तरह के सपने अधिक आते हैं, तो समझना चाहिए मेरी पित्त प्रकृति है।
और दूसरा इनके और कुछ लक्षण बताए। ये भय से झुकते नहीं है दूसरों के सामने। भय भी आ जाता है, कोई डराता है, कोई बलवान आ गया, कोई खतरनाक स्थिति आ गई तो डरते नहीं है, निर्भीक रहते हैं। खासतौर से जो डराने की, भय की स्थितियां आती हैं उसमें दबते नहीं है। अपेक्षा से इनमें ये गुण अधिक रहता है। वात प्रकृति वाले थे वो डर जाते हैं जल्दी, तो स्वभाव ही रहता है ऐसा, ये डरते नहीं है, तो ये तेजस्वी होते हैं ये। और जो इनके सामने नहीं झुकते हैं, अनतेषु अमृदु, जो इनके सामने नहीं झुकते उनके सामने बहुत कठोर रहते हैं। या तो उनके सामने झुक जाओ, उसके लिए अगला लक्षण बताया। लेकिन जो इनके सामने झुकते नहीं है, इनकी बात मानते नहीं, उनके साथ ये कठोर व्यवहार करते हैं। उनकी नजर में रहता है ये मेरे सामने दब नहीं रहा है, क्योंकि तेजस्वी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, दूसरे को दबा के रहते हैं, ये उनका स्वभाव होता है। तो कोई नहीं दबता है तो उनको खटकता है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, मेरे को नमस्ते नहीं कर रहा है, या इस तरह की जो बातें व्यवहार में अधिक देखी जाएंगी इस तरह के व्यक्तियों में। ये वैसे स्वाभिमान और ये अहंकार की बात किसी में भी हो सकती है, वात प्रकृति वाले और कफ में भी, लेकिन इनमें ये बात अधिक मिलेगी। तो जो इनके, ये पहला तो दूसरों के सामने झुकते नहीं है, भय में डरते नहीं है, और जो इनके सामने झुकता नहीं है उसके प्रति इनका व्यवहार कठोर रहता है, मृदु नहीं रहता है। लेकिन इनकी एक विशेषता भी होती है कि जो इनके सामने झुक जाते हैं तो प्रणतेषु सांत्वना दान रुचि, जो इनके सामने झुक जाते हैं उनको ये बहुत सांत्वना देते हैं, उनको बहुत चीजें दे देते हैं, दान भी देते हैं, ऐसी उनकी रुचि होती है, ऐसा स्वभाव होता है जी। नहीं, भ्रष्टाचारी तो वो एक अलग हो गया। जिसके पास जितना पैसा है उस तरह देगा, सांत्वना देगा, और कुछ नहीं तो कोई चीज देगा। जो उसके सामने झुक गया, जिसने उनकी अधीनस्थता स्वीकार कर ली, तो उसके प्रति उदार रहते हैं, मेहरबान रहते हैं, क्षमा कर देते हैं, सांत्वना देते हैं, उनकी रक्षा करने को उद्यत हो जाते हैं, ये गुण देखा जाता है। लेकिन अगर आप उनके सामने झुकेंगे नहीं तो वो कठोर रहेंगे। और पित्त प्रकृति वालों को अनुकूल बनाना हो तो उनके सामने झुक करके बनाया जा सकता है। लेकिन इनका एक और है जो कि दोष है, उसके लिए इन्होंने कहा कि व्यथितास्य गति, इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो व्यथित जैसी होती हैं, यानी परेशान जैसी होती हैं, बेचैन होते हैं, ये अंदर से भी बेचैन होते हैं। ये सब करते हैं, प्रभाव भी रखते हैं, लोगों अपना प्रशंसा भी हो जाती है उनकी, लोग उनके अनुरूप भी चलते हैं, लेकिन अपने आप में ये अपेक्षाकृत बेचैन रहते हैं, व्यथित रहते हैं, खुद ही व्यथित रहते हैं, क्योंकि इस तरह बहुत सारी चीजें वो करते हैं। बुद्धिमान होते हुए भी इनमें एक व्यथित होने की बात आती है, ये दोष के रूप में। तो ये तो वैसे लक्षण बता दिए। अब कुछ पशुओं के ना उसको देख लेते हैं। अब इन लक्षणों को आप इन पशुओं में देखेंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं पशु लेना है, निंदित नहीं लेना है, लेकिन इस तरह के व्यवहार लक्षण देखेंगे। अब किसी को समझाने के लिए हम पशुओं के नाम ले देंगे, उससे भी समझ में आती है। तो पहला तो इन्होंने कहा सर्प, भुजंग, सांप की तरह, यानी फुफकारते हैं, ये दबते नहीं है। सांप को दबाने का प्रयास करो तो और फुफकारता है वो, ऐसे पित्त प्रकृति वाले। और उल्लू का भी लिखा है, उल्लू का कौन सा स्वभाव इन्होंने देखा है ये विचारने, जो उन पशुओं को जानते हैं वो अधिक कर सकते हैं, बिलाव जैसा। और वानर का इन्होंने यहां लिखा है। कल आप में से कई जने वात प्रकृति वालों में देख रहे थे, वो चंचलता के कारण से था, लेकिन बंदर चंचलता गति वाला होते हुए भी आक्रामक भी होता है और बुद्धिमान भी होता है अपेक्षा से। फिर व्याघ्र, यानी वही शेर ले लीजिए, शेर जैसा उनका स्वभाव होता है, रीछ जैसा। और एक नकुल का भी कहा है, नेवले का, उसका भी कुछ ऐसा स्वभाव रहता हो। इस तरह के प्राणियों के स्वभाव वाले पित्त प्रकृति वाले होते हैं। तो ये सुश्रुत के अनुसार मैंने रखा। इस विषय में आप में किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए जी, पूछिए। प्रणाम गुरु जी। मेरी तो पित्त प्रकृति है, लेकिन जो है सो मतलब आयु वाला पता नहीं चला कि आयु कितनी होती है इसकी, थोड़ा घबराहट हो गई।
नहीं, अभी इसका पूरा निर्णय मत कीजिए। देखिए, केवल एक प्रकृति का कोई नहीं मिलेगा। आप अपनी दूसरी प्रकृति भी देखना। हो सकता है आपको अपने में पित्त के लक्षण अधिक दिख रहे हो, लेकिन दूसरा सहकारी दोष भी देखना कि आप में कफ और वात में से किसके गुण अधिक हैं। अभी कफ का भी सुन लेंगे तो फिर कह सकते हैं भाई पित्त प्रधान, लेकिन गौण रूप में वात या कफ आपके साथ होगा। अधिक संभावना कफ की है। ऐसा होता है गुरुजी कि मतलब जो प्रकृति है उसके बाद ऐसा कि वो वात वाला या कफ वाला गुण भी आ जाए? आएगा। कुछ लक्षण वात के मिलेंगे, कुछ कफ के, वैसे तीनों के मिलेंगे थोड़े थोड़े, लेकिन प्रमुखता से हो सकता है पित्त। तो आपने जो आयु का पूछा, इसमें इनका कहना है कि मध्यम बल और मध्यम आयु होती है, बहुत लंबी आयु के नहीं होते हैं। वात प्रकृति वालों की आयु कम अपेक्षा से होगी, पित्त प्रकृति वालों की मध्यम होगी, और कफ प्रकृति वाले स्वभावतः अधिक दीर्घायु होते हैं। लेकिन ये सब चीजें अपने पुरुषार्थ वाली हमेशा ध्यान रखनी है कि कफ प्रकृति वाला भी यदि आहार विहार ठीक नहीं रखता है, उपचार ठीक नहीं कराता है, तो वो जल्दी चला जाएगा। और वात प्रकृति वाला भी बहुत संयम से रहता है, व्यायाम करता है, अच्छी तरह से दिनचर्या करता है, प्रयत्न उसका अधिक है, तो उससे अधिक जी सकता है। लेकिन कफ प्रकृति वाला और वात प्रकृति वाला दोनों समान प्रयत्न करें, खाना पीना दिनचर्या ठीक रखें, तो अपेक्षा से कफ प्रकृति वाला अधिक जिएगा, तो पित्त वाला मध्यम जिएगा। तो गुरु जी, कोई भी मनुष्य जैसे परमानेंट एक प्रकृति में नहीं रह सकता? एक प्रकृति में, प्रकृति तो स्वाभाविक है शरीर की, वो तो एक ही रहेगी, लेकिन उस प्रकृति के अनुरूप हमने आहार विहार कर लिए, तो हमने उसको संतुलित कर लिया ना। जैसे कि किसी प्रदेश में ठंड अधिक पड़ती है, या हम यहां भी जब सर्दी आती है तो हम कपड़े पहन के संतुलित कर लेते हैं, गर्मी होती है तो कपड़े नहीं पहनते, कम पहनते हैं, ये हम संतुलन करते हैं ना। ऐसे ही अपनी प्रकृति को जान करके हम अपने आहार विहार वस्त्र आदि का अनुकूलन कर लेते हैं, निवास व्यवस्था। तो ऐसा अनुकूलन करेंगे तो हम बाधित नहीं होते हैं। अब गर्मी जैसे कपड़े सर्दी में पहने, सर्दी जैसे कपड़े हम गर्मी में पहने, तो शरीर को अनुकूल नहीं होगा ना, बाधा हो जाएगी। लेकिन हम इस अनुकूलन को कर लेते हैं ऋतु के अनुसार, तो हमें सुविधा रहती है और हम दीर्घायु बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ऐसे ही प्रकृति का ज्ञान करके हम अपने आहार विहार वस्त्र आदि को बदल लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं, तो प्रकृति भले ही वही हो, लेकिन हमारे प्रयत्न के कारण से हम उससे आने वाले दुष्प्रभावों को कम कर लेते हैं या हटा देते हैं। तो गुरु जी, प्राणायाम आदि के द्वारा जो है मतलब जो गुण है उसको तो धारण किया जा सकता है, अब गुण को हटाया जा सकता है? कर सकते हैं। और ये प्रकृति में होगा? प्रकृति में भी आएगा, प्रकृति बदलेगी नहीं, ये ध्यान रखिए। अब जैसे हम कपड़े पहन लेते हैं, इससे सर्दी थोड़ा समाप्त हो जाती है, हमारे को प्रतीति कम हो जाती है, लेकिन वातावरण की जो ठंड है वो तो जो कि तू है। ऐसे ही शरीर की जो मूल प्रकृति है वो तो रहेगी, लेकिन हम व्यवहार से उसको संतुलित कर। जैसे गुरु जी, तेज गति से चलना होता है, तो कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है या पित्त प्रकृति की है, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन वो तेज गति से चलता है। वात प्रकृति वाला तेज चलेगा। और गुरु जी, जैसा कि पित्त प्रकृति वाला भी तेज चल सकता है? चल सकता है, अगर कोई कार्य है, जल्दबाजी है और वो तनाव में आया हुआ है। लेकिन अपेक्षा से अगर समान घटना हो रही है, समान प्रभाव है, तो तुलना करना है। अब कोई वात प्रकृति वाला है, अभी ध्यान से उठा है, तो वो तो धीरे धीरे ही चलेगा, कोई कार्य नहीं है। लेकिन पित्त प्रकृति वाला या कफ प्रकृति वाला भी हो, उसको दिख रहा है कि कोई विशेष बात हो गई है, घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई, तो भाग के जाएगा ही, तेजी से करेगा ही। एक कारण विशेष से जो सक्रियता होती है उसको हटा दीजिएगा, ये तो किसी में भी अंतर लाएगी। यहां बात है कि सामान्य स्थिति में स्वभावतः वात प्रकृति वालों में गतिशीलता चंचलता अधिक होगी, इसको स्वभाव की दृष्टि से देखना है। दूसरे को दीजिए, और कोई है तो। जी ओम आचार्य जी। ये जो रात को जो सोते समय जो लोग चलते थे, अभी चलने लगते हैं, वो कौन सी प्रकृति है? वात वाले में। और ये जो बच्चे जो हैं मूत्र विसर्जन करते हैं बिस्तर में, ये क्या होता है? ये तो थोड़ा उनका विकसित नहीं हो पाता है, उसमें वात की दुर्बलता है, वो उसमें वात विकार के अंदर मानेंगे। वो तंत्रिका तंत्र अभी उनका विकसित नहीं हो पाता है जो नियंत्रण कर सके। कुछ बच्चों में कुछ आयु के बाद में ठीक भी हो जाता है, थोड़ा 15-20 साल बाद में होता है, किसी को जल्दी होता है, नियंत्रण नहीं आता, लेकिन ये वात के अंदर आएगा, उसके अंदर ले सकते हैं। हाँ, उस तरह से।
ओम प्रणाम आचार्य जी। जी। वो पित्त प्रकृति में जो काफी सारे आपने बताया, तो उसमें व्यथित होने का एक गुण बताया आपने। कौन सा? जो व्यथित होने का। हाँ। काफी सारे गुण है, लेकिन एक दुर्गुण भी व्यथित होने का। तो जी। कभी कभी अत्यधिक व्यथित भी हो जाते हैं, तो उनका निराकरण करने का कोई उपाय? नहीं, ये तो देखो साधना से ही होगा। जो अपने व्यथित होते हैं, यहाँ केवल इतना बताया जा रहा है कि पित्त प्रकृति वाले अपेक्षा से अधिक व्यथित होते हैं, बेचैन परेशान होते हैं, वो रहते हैं। बाकी उपाय वही हैं, आप लोग सब सुनते ही रहते हैं, प्रक्रियाएं सारी वही हैं। पित्त प्रकृति वाला देरी से शांत होता है, उसकी व्यथा स्वभावतः बेचैनी अधिक होती है। कफ प्रकृति वाला बेचैन नहीं रहता है। कफ प्रकृति वाला निश्चिंत प्रकृति होता है, वो ठीक है, होता है दुनिया में, वो स्वभाव ही होता है। एक साधना से विकसित होता है, एक शरीर का स्वभाव ही उनका ऐसा है, वो जल्दी शांत और तटस्थ स्थिति में रह सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले को कठिन होता है, वैसा कर वो भी सकता है। अच्छा। हाँ, पूछिए। ओम गुरुजी, ये इस जन्म की जो प्रकृति है वो तो जैसे निश्चित है, लेकिन अगले जन्म की प्रकृति कैसे निश्चित होती है? अगले जन्म के समय जो हमारे बीज की स्थिति होगी, गर्भाधान के समय, उस समय जो स्त्री बीज पुंभ बीज की स्थिति होगी, वहां जो दोष कम या ज्यादा होगा उसके अनुसार वहां भी होगा। हर बार बदल सकता है, ये कोई हमेशा के लिए नहीं है, जन्म जन्म का साथ नहीं है ये। आचार्य जी, इसमें जो सर्प का उदाहरण दिया है और पीछे सर्प सत में जैसे कि उनमें दिखाया गया कि डरपोक होते हैं जी, और इसमें सर्प के साथ में शेर का भी उदाहरण है कि पराक्रमी होते हैं जी। तो इसमें अंतर थोड़ा सा दिख रहा है। इसमें सर्प का डरना वाला अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि पित्त प्रकृति वाले डरते नहीं है, आक्रामक होते हैं बल्कि वो। तो सर्प की आक्रामकता कोई लीजिए यहाँ पर उतने अंश में, क्योंकि शेर भी है वहां पर। शेर निडर होता है, निर्भय होता है, स्वावलंबी होता है, ऐसा आक्रामक होता है। तो डर वाला अर्थ यहाँ नहीं लेंगे इसमें उस तरह से। तो इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।